Nisha ma'am, Sir, Yes, sir. I think start. we will wait Or we can wait, for. some 2 or 3 minutes. Yeah, yeah, No, yes, sir. sir. I think we should start because it's 10:40 already. So I think we should start now. Okay, great. Okay, okay. ठीक है मैम, Oh, ओके, फाइन। good morning, all of you. मैं विभव श्रीवास्तव, आप लोग पहले भी मैं सेशन ले चुका हूँ, आप लोग जानते हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर पारितोष श्रीवास्तव। तो बेसिकली ही इज वाइस प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय एयर फोर्स स्टेशन लैतिकोर शिलोंग। और बहुत खुशी है कि पारितोष सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिकॉज आपका आईसीटी में हेलो, मैं चाहूंगा आप लोग अपना प्लीज म्यूट हो जाएं, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो, या सो पारितोष सर केंद्रीय विद्यालय शिलोंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आईसीटी में इनका लगभग 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है। और मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे इस आईसीटी प्रोग्राम के लिए आप एज अ स्पीकर आज के सेशन लेंगे। इसके अलावा हमने इनको सेशंस अलॉट किए हुए हैं ताकि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। आज पारितोष विभा सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर। ओ ग्रेट। सो मुझे बेहद खुशी है कि पारितोष सर हमारे साथ जुड़े हैं शिलोंग से। और आपके पास में 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है आईसीटी के क्षेत्र में। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अगले 1 घंटे 1.5 घंटे, और इसके अलावा भी हमने सर को 1-2 सेशन और दे रखे हैं ताकि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। आप गूगल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, और कई कॉर्पोरेट के साथ में आईसीटी को लेकर जुड़े हुए हैं। और इनके इतने लंबे एक्सपीरियंस को हम चाहेंगे कि हमारे टीम मेंबर्स और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, बिकॉज ऐसे एजुकेटर्स जिनके पास समय की बहुत कमी है, आप ऑलरेडी बहुत डिफरेंट कामों में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और आपने हमारे लिए समय निकाला। पारितोष सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि यहाँ से आप कंटिन्यू करें, और एमएस एक्सेस हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप बताएं कि इसकी उपयोगिता क्या है और कैसे हम इसका आप डेली यूज में यूज कर सकते हैं और क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पारितोष सर फॉर कमिंग, एंड प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। पारितोष सर। Okay. Am I audible now, everyone? क्या आप Yeah, सुन सकते हैं मुझे? please continue. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Okay. Yes. Very good morning, one and all present here. Welcome to the session of introduction to Microsoft Access. सर ने बाकी चीज़ें आपके बारे में मेरे बारे में बता दिया होगा, ब्रीफ कर दिया आपको। तो आज हम लोग अपना सेशन पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि आप उसको किस तरीके से अपने लेसन प्लानिंग में कैसे आप लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पे वर्क करने से पहले, उसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक की टर्म्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। तो इन द कमिंग स्लाइड्स हम लोग उन की टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद लाइव एग्जाम्पल्स। विद लाइव एग्जाम्पल्स आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं बीच में। यू कैन पुट डाउन योर क्वेश्चंस, द टीम वुड बी सॉल्विंग इट आउट। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड सर? आप सभी लोग, एक की टर्म है डेटा। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म डेटा। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज डेटा? अगर हम बात करें डेटा की, तो आप में से बहुत सारे मैथ्स के टीचर होंगे, बहुत सारे साइंस के टीचर्स होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस टर्म को समझा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म डेटा। अगर हम डेटा की बात करें सिंपल टर्म्स में, तो हम किसी भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को डेटा कहते हैं।
कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर्स हमारा डेटा होगा। एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स वुड बी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप को एक सर्वे दिया गया कि आप जाइए और मार्केट से किसी भी 10 प्रोडक्ट्स के आप कॉस्ट कंपेयर करके लेके आइए, तो ये एक तरीके का डेटा कलेक्शन टेक्निक हो गया। आप जाएंगे वेन्यू पे, आप वहां से इन प्रोडक्ट्स के Am I audible? Sir, am I audible? Please continue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You continue, sir. Can we have the next slide, sir? Next slide. Can we have the next slide? Can we Yes, have sir, the it's next done. slide? Okay. Sure. Yeah. Nisha ma'am, can we have the next slide, please? Yes, sir. This one? Okay. Sir, are you with data key? Yes, sir. Yes, ma'am. Next slide, ma'am. We have moved to third slide. So my slide is not visible or what? It's a record collection of information slide I'm sharing. Ma'am, we have started with data. Data, then it will come information and then record. So you are on the fourth slide, I guess. Okay, this one is the information. Yeah. In the meanwhile, मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा होता क्या है. What is exactly data? The basic of database, जो बेसिक हम आज डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं या आप समझने जा रहे हैं, उसका जो बेसिक है दैट इज डेटा. हम लोग क्या समझाएंगे? देवरिया से पिंटू जी प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। देवरिया से पिंटू जी देवरिया माइक ऑफ करिए। सर, आप इनको रिक्वेस्ट मत करिए, आप म्यूट कर दीजिए। तो सर एक सेकंड होल्ड करिएगा। निशा मैम, ये सबको अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। यस सर। यस सर, पाइतो सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। निशा मैम, इसके पहले वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड मैम। ओके सर, जस्ट अ सेकंड। दिस वन डेटा इंफॉर्मेशन आ रहा है अभी, या दिस वन मैम। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द सेशन प्लीज अपने माइक अनम्यूट रखें। ओनली देन वी कैन एंजॉय द सेशन। आई विल बी एबल टू रीच आउट to you by the things, by the training material, by the resource and by the knowledge which I want to share with you all. तो मैं डेटा की बात कर रहा था। डेटा जैसे मैंने अपने साइट पे देखा होगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम बात करें तो जो बेसिक रॉ फैक्ट्स जो आप कलेक्ट करते हैं कहीं भी किसी भी सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से, द डेटा मीन्स आप किसी भी प्राइमरी सोर्स से अगर आप किसी भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी फिगर्स कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, ओके, ये हमारा डेटा कहलाता है। कंप्यूटर्स के टर्म में वी से इट एज डेटा। नंबर्स में जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ मैंने यहाँ पे आपके सामने डेटा के फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं स्लाइड पे। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, इनको देख के आप क्या इसमें कुछ मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? अगर आप इसमें से कुछ मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं तो इट विल बी इंफॉर्मेशन दैट वुड बी प्रोसेस पार्ट, मींस द नेक्स्ट पार्ट। बट जहां तक अगर मैं यहाँ पे देखूं इस फिगर्स को, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर्स में लिखा हुआ है अंकुश, देन देयर इज अ न्यूमेरिक फिगर 15, देन देयर इज अ कैरेक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है M, देन अगेन एक न्यूमेरिक फिगर लिखा हुआ है 11 और उसके बाद एक कैरेक्टर लिखा हुआ है B, अल्फाबेट। तो मैं इसको एक
सेट ऑफ कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करूंगा, एक न्यूमेरिक फिगर की तरह ट्रीट करूंगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा, और यहाँ पे फिर अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं उसको उसकी तरह से ट्रीट करूंगा। तो विद दिस पर्टिकुलर होल थिंग, ये जो पूरी चीजें आपके पास यहाँ पे स्लाइड पे प्रेजेंट की गई हैं, मैं तो इससे कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये अंकुश, अगर यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं अंकुश, तो इट कुड बी नेम ऑफ अ बॉय, इट कुड बी नेम ऑफ अ गर्ल, इट कुड बी नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी नेम ऑफ अ बुक, इट कुड बी नेम ऑफ एनीथिंग। ये 15 कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये m कुड बी एनी फिगर। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, सॉर्ट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो इन सब स्टेप्स के बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, दैट वुड बी एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस डेटा, मतलब ऐसे डेटा जिससे आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाए, समथिंग जिससे आप कोई इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर पाए, जैसे आप कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर पाए, कोई नॉलेज आप रिट्रीव कर पाए, वो क्या कहलाता है, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। मींस मीनिंगफुल डेटा और अ प्रोसेस डेटा इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पिक लगाई हुई है। इस पिक से आपको ये चीज पता चल गई होगी कि दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ बॉय। ये एक इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम अंकुश है, उसकी उम्र 15 साल हो सकती है, उसका सेक्स इट्स मेल, एंड ही इज स्टडीइंग इन क्लास 11 एंड देन ही इज इन सेक्शन बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव प्रोसेस्ड इट, हमने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया एक साथ, और इससे हमको अब इस पर्टिकुलर स्लाइड से एक चीज, एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव होकर आ रही है कि हाँ, उस डेटा से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, बट हाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। ओके, दिस इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड निशा मैम? सो हियर अब आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इंफॉर्मेशन विच इज अ मीनिंगफुल डेटा और अ प्रोसेस डेटा। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज इन द सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। जब इस तरीके के आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके, कलेक्ट करके आप एक जगह स्टोर कर लेते हो, देन दैट बिकम्स अ रिकॉर्ड। अब जैसे देखिए मैंने इसको और क्लियर कर दिया। नाउ सी आई हैव डन अ कैटेगराइजेशन, मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइजेशन कर दिया है यहाँ पे, और एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया है। इस टैबुलर फॉर्मेट में ये डेटा रिप्रेजेंट हो गया, जिसमें नाम है अंकुश, एज है 15, क्लास है 11, सेक्शन है ए, मार्क्स है 95। तो ये देखा आपने यहाँ पे, अब ये डेटा क्या बन गया, नाउ दिस डेटा हैज converted to information and then information is converted to records. So you can see यहाँ पे आप देख सकते हैं इस tabular format में we have got multiple records. यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे we have got multiple records, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस particular जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, दिस इज अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा भी आप देखिए, एक देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ आकांक्षा, दिस इज अ रिकॉर्ड हियर। यहाँ पे तीसरा एक रिकॉर्ड है। इस तरीके से वी आर कमिंग अप विद, वी कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पे इस तरह के टैबुलर फॉर्मेट में मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबल की। जब हम इस तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं इन दिस काइंड ऑफ टैबुलर फॉर्मेट, देन दिस इज नोन एज टेबल एंड वी आल्सो टर्म इट एज अ रिलेशन। तो देखिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी है आपको, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज टर्म्ड एज अ टेबल और अ रिलेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको 3-4 टर्म्स मेरे स्लाइड्स में है, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने देखिए इस टेबल में आपका एक टेबल नेम दिया है, देयर इज अ नेम ऑफ दिस टेबल, दैट इज अ स्टूडेंट। और इस टेबल में वी हैव गॉट 5 फील्ड्स। पहला है नेम, दूसरा है एज, तीसरा है क्लास, फोर्थ वी हैव गॉट सेक्शन, और पांचवा है मार्क्स। तो इस मार्क्स कॉलम के अंदर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे अंकुश, आकांक्षा, मीनाक्षी, एज 15, 15, 14। तो इनको जो आपने यहाँ पे देखा है, जो नेम, एज, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, इस पर्टिकुलर फील्ड जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम या एट्रीब्यूट या फील्ड। हम इसको कॉलम भी कह सकते हैं
कॉलम नेम कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट नेम कह सकते हैं, या इसको हम फील्ड्स कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस टेबल में वी हैव गॉट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे दो टर्म्स मैंने और यूज किया है, डिग्री और कार्डिनलिटी। अब आपको यहाँ पे क्वाइट विजिबल, इट्स विजिबल फ्रॉम माय स्लाइड कि इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में 5 फील्ड्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस टेबल की जो डिग्री है दैट वुड बी 5, मींस द डिग्री ऑफ द टेबल वुड बी 5। और इस टेबल में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। वी हैव गॉट रिकॉर्ड ऑफ अंकुश, आकांक्षा एंड मीनाक्षी। सो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जिनको हम टपल्स भी कहते हैं, इनको जो इनका क्वांटिटी होता है या जो इनका नंबर होता है, इनका जो काउंट होता है, वो हमारा कहलाता है कार्डिनलिटी। So we have got number of attributes 5 and cardinality means number of tuples, that is 3. Okay, so here we have got इस टेबल की डिग्री कितनी है और कार्डिनलिटी कितनी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करेंगे। टेबल आपने देख लिया, ओके, डेफिनेशन समझ में आ गया आपको डिग्री एंड कार्डिनलिटी का। डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड इन अ टेबल, okay, and cardinality is total number of records in a table, okay। तो ये दो टर्म्स हैं, आपको मैंने जो टेबल एग्जांपल में दिखाया, आप उसकी डिग्री और कार्डिनलिटी कमेंट बॉक्स में पिंग करेंगे, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूं, ओके, अगर आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें तो स्कूल में बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है, लाइब्रेरी में बुक्स की इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट्स में फीस की इंफॉर्मेशन होती है। इन सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वी यूज डिफरेंट टेबल्स, और हर टेबल आपस में कनेक्टेड होगा। स्टूडेंट टेबल कनेक्टेड होगा फीस टेबल से, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, फीस टेबल में स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की, कितने क्वार्टर की फीस पे की, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। जो हमारे स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन किसी और टेबल में स्टोर होगी। तो ये आपस में जितने भी टेबल्स हैं, दे आर ऑल इंटररिलेटेड और दे आर ऑल कलेक्टेड, ओके। तो इसी तरीके से हम डेटाबेस को अगर डिफाइन करें तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, मतलब आपस में इन सभी के रिलेशंस होंगे, और ऐसे ही रिलेटेड टेबल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माय डेफिनेशन। आप सभी लोग को ये डेफिनेशन समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया डेटा से, फिर देन आई प्रोसीडेड टू इंफॉर्मेशन, देन आई प्रोसीडेड टू रिकॉर्ड्स, देन टेबल एंड देन डेटाबेस, राइट। ये सीक्वेंस है जो आपको समझना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस है, उसमें हम डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो ये चीजें आपने अभी जो सीखी हैं वो लाइव सेशन में आपके इट विल बी मोर क्लियर। मैम, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, अब हमने डेटा देखा, डेटा के बाद वी हैव सीन इंफॉर्मेशन देखा हमने, इंफॉर्मेशन के बाद हम आ गए रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड के बाद हम आ गए टेबल पे, टेबल के बाद हम आ गए डेटाबेस पे, उसके बाद हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज, मतलब मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? मैनेज करने का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के टर्म्स में या डेटाबेस मैनेजमेंट के टर्म में, सो दिस मैनेजमेंट हैज गॉट अ ह्यूज मीनिंग। पहला, मैनेज का मतलब होता है आपको डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करना, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, टेबल्स को इंटर रिलेट करना, रिलेशन करना, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद उसमें आप फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। मतलब बहुत तमाम तरह के काम हैं जो आप, बहुत तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं जो आप डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। तो ये सब काम, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, ये सब काम, ये सब टास्क आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल। दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल। इट्स अ you can term it as a system software and an application software,
दोनों तरीके से ये काम करता है, जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज में मैंने आपको बताया वी कैन डू लॉट ऑफ टास्क। मैनेज में वी कैन क्रिएट डेटाबेस, वी कैन क्रिएट टेबल, वी कैन कोरिलेट टेबल, हम दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम टेबल्स में जो क्रिएट हुए हैं उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, ठीक है, अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू सी कि कौन से बच्चे के मार्क्स 95 से ज्यादा हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स ग्रेटर देन 95, तो जितने भी बच्चे ग्रेटर देन 95 स्कोर किए हुए हैं, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो वो क्वेरी आप जनरेट कर सकते हैं। तो विद दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट वी कैन डू इज like no, these are all the tasks which we can perform in a database management system along with the database. Can you have the next slide, ma'am? Okay, extending on to that, पहले अभी मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया, अब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, in relational database management system, it is an advanced concept of database management system. यहाँ पे हम डेटाबेस को we term it as a relation। यहाँ पे जो डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनको हम रिलेशन के टर्म्स में बोलते हैं, they are termed as relation। Now why do we say it as a relation? I'll tell you, because all the tables, ये जितने भी टेबल्स हैं हमारे, ये आपस में कनेक्टेड हैं, they are all related to each other and that's why they are termed as relational database management system। Okay, can we have the next slide now? So we have done with this database and relationships। मैंने आपको बता दिया collection of related table is a database। ये मैंने आपको बताया, मतलब जो टेबल्स हैं आपस में रिलेटेड हैं उनको हम डेटाबेस कहते हैं या रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ओके, जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट करेंगे, व्हेन वी विल कनेक्ट टू टेबल्स, जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, दो टेबल्स को कनेक्ट करेंगे, तो दोनों टेबल्स के बीच में कनेक्शन के लिए एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कॉमन फील्ड इन बिटवीन, जिसके थ्रू हम दोनों टेबल्स को कनेक्ट करेंगे, राइट? और इस कॉमन फील्ड के थ्रू जब हम दोनों डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू रिलेट विद द डेटाबेस। ओके, एंड जिस फील्ड के थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी की। दैट इज नोन एज अ प्राइमरी की। That is known as a primary key। बाद में ले लियो। In the parent table, blue color, ये वाला किस वाला? There is a network, just a minute।
सर आवाज नहीं आ रहा है। निशा मैम आवाज आ रही है? नहीं सर, उनके परितोष सर के एंड से कुछ नेटवर्क इशू है। उन्होंने बोला 1 मिनट के लिए कि वो चेक दोबारा उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं। जी मैम। ऋतिक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैं चाहूंगी जब तक परितोष सर ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने अभी तक जितना बताया है उसका आप एक बार रिकॉल करा दीजिए सबको। जी मैम, ओके। तो सभी लोगों को नमस्कार। माई सेल्फ ऋतिक वर्मा। अभी तक पारितोष सर ने जो भी चीज़ें बताई हुई हैं उसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो है डेटा, उसका कलेक्शन जो है वो है डेटाबेस, और उसे किस तरीके से हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में पारितोष सर ने अभी तक हमें बताया हुआ है। मैं ऑडिबल मैम? सर, यू आर आपकी बात ऑडिबल। क्लियर है? ठीक है, ओके सर। Yes, sir. सो Clear है, sir. ठीक है सर। तो यहाँ पर अभी तक पारितोष सर ने यही चीज़ें बताई हुई इन टर्म्स ऑफ डेटा। हमारे में इतना आ रहा है हमारे इन टर्म्स ऑफ डेटा जो भी चीज़ें हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डेटा और डेटाबेस में डिफरेंसेस कैसे किया जा सकता है। डेटा क्या है कि जैसे हम लोग स्कूल्स में रजिस्टर क्रिएट करते हैं, लाइक हम लोग बच्चों के एसआर रजिस्टर्स तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। पहला होता है एनरोलमेंट आईडी, जिसे हम लोग प्रवेशांक कहते हैं। देन बच्चे का नेम होता है, उसके बाद उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, और टुडे के ट्रेंड में आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी कंटेन करते हैं। तो किसी भी एक बच्चे की ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारा डेटा कहलाता है उस बच्चे के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें बताता है। जैसे क्लास 1 में मेरे यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 30 स्टूडेंट्स का जो भी डेटा होता है उसका कलेक्शन हमारा डेटाबेस कहलाता है। दैट मीन्स ऑल द डेटा विच along to our students, that collection is our database. उसके बाद में पारितोष सर ने यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें डिक्लेयर करी थी कि रिकॉर्ड्स और ये टेबल रिलेशंस जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे अभी उन्होंने एक ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाया था, रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था कि एक बच्चे का नेम लिया हुआ था उन्होंने अंकुश, दैट एज इज 15, क्लास 11, सेक्शन ए एंड मार्क्स 95। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास एज ए इंफॉर्मेशन फीड होते हैं। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चीज़ें हो रही थी डेटाबेसेस एंड रिलेशनशिप्स। डेटाबेस और रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पर बता रहे थे। निशा मैम, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस यस मैम। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, डेटाबेस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स फॉर कस्टमर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फील्ड देख रहे हैं, एक है कस्टमर टेबल एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट टेबल्स।
कस्टमर टेबल्स के कुछ टॉपअप्स दिए हुए हैं ऊपर, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन, एंड द सेकंड कॉन्टैक्ट टेबल, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर आईडी, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एंड साइनिंग डेट। तो यहाँ पर अभी हमने इससे पहले 2 कीज का यूज किया हुआ है, दैट इज प्राइमरी की एंड द सेकंड वन इज फॉरेन की। प्राइमरी कीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि हमें वो एक ही कंज्यूमर की चीज़ों से इत्तला करवाता है या उनके बारे में बताता है और उनको आपस में कनेक्ट करता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कस्टमर आईडी जो है वो 11005 ये है और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 3015। दैट मीन्स ये दोनों जो चीज़ें हैं उनमें प्राइमरी की एक दूसरे को कोरिलेट करने का काम कर रही है। सेकेंड थिंग इज कॉमन फील्ड, दैट इज कस्टमर आईडी, क्योंकि यही वो फील्ड है जिससे कि हम अपनी प्राइमरी की के अंतर्गत अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। एज अ कॉमन फील्ड, कस्टमर आईडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन की, बिकॉज हम लोग प्राइमरी की से उन सारी चीज़ों से कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट फॉरेन की से क्या हो रहा है कि हम कस्टमर आईडी के थ्रू उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। कॉमन फील्ड दोनों चीज़ें हैं, कस्टमर आईडी दोनों जगह पर है, बट एज अ फॉरेन की भी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट हमारा जो कस्टमर टेबल है उसमें वहाँ पर चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फॉरेन की से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ओवन हैव्स। अब यहाँ पर देखिए ओवन हैव्स जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर 3015, देन 3033 एंड द सेकेंड वन इज 3060। ठीक है, तो यहाँ पर उन तीनों को हमने कैसे एक ही जगह से फाइंड किया हुआ है विद द यूज ऑफ प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज, यहाँ पर इन चीज़ों को शो किया गया हुआ है। निशा मैम, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हम लोगों को डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं उसमें वही चीज़ें हैं कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के यूजेस में इसको देख रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जैसा कि हम लोग अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। निशा मैम, कैन आई शेयर माई स्क्रीन प्लीज। श्योर सर, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दे रही हूँ, आप प्रेजेंट कर लीजिए। यस मैम। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? नहीं सर, सर अभी कुछ विजिबल नहीं है। मैम एक सेकंड रुकिएगा, मैं कर रहा हूँ इसको विजिबल। ओके सर। वो सर दिखाई नहीं दे रहा सर स्क्रीन पर। सर प्लीज वेट करिए, वो भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने माइक ऐसे ऑन नहीं करिए आप बीच में, स्क्रीन शेयरिंग में फिर प्रॉब्लम आती है।
क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है मैम? Yes, sir. Yes, sir. Your screen is visible. ओके ओके मैम, जी सर, हो गई है सर। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ये कलेक्शन ऑफ डेटा बनाया हुआ है। जैसा कि हम लोग अपने स्कूल्स में देखते हैं कि हम लोग एसआर रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। दैट वन इज सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, डेट ऑफ एनरोलमेंट, कैटेगरी, ऑक्यूपेशन एंड आधार नंबर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी है, मैं डिप आ रहा है इसमें, देखिए इसकी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले हम इन चीज़ों को फॉर्मेट कैसे करना है। 4 चीज़ें बहुत ही मेन है इसमें। फर्स्ट इज हमारा डेटाबेस क्रिएट करना। सेकेंड थिंग, उसमें जो भी करेक्शंस हैं उनको क्रिएट करना। थर्ड थिंग, जो हमारा एक फॉर्म होता है उसको कैसे क्रिएट करना है। एंड फोर्थ थिंग इज क्वेरी, कि हमें क्वेरी कैसे लगानी है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप के विषय में सीखते हैं कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड गेट अ टेबल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ब्लैंक टेबल खुल के आ गया है। फर्स्टली वी कैन नेम इट, सो कट इट and then go to table, give a right click and rename it. But you can see it, जब तक कि हमारा टेबल यहाँ पर ओपन रहेगा तब तक कि हम उसे रीनेम नहीं कर सकते हैं। देन इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसको कट करना है, देन टेबल पर जाकर इसे रीनेम करना है। अब देखिए आपको आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा कि टेबल क्रिएट करने के लिए ये देखिए यहाँ पर जब आप इसको सेव करने के लिए जाएंगे तो टेबल 1 को हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर लेना है। स्टूडेंट डेटा इंफॉर्मेशन, इसको ओके कर लिया हमने। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट डेटा इंफॉर्मेशन आ गया है। अब हमको इसको कंटिन्यू करना है कि इसमें हमें डेटा कैसे फिलअप करना है। देन हमें क्या करना है, हमें जाना है डिज़ाइन व्यू में। क्या सभी को करेक्ट सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. It's quite clear. ओके, तो डिज़ाइन व्यू में हम जाते हैं। अब ये हमारे पास एक फील्ड जनरेट हो गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने एसआर रजिस्टर में रखनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग रखते हैं कि अपना एसआर नंबर क्या है, और एसआर नंबर लेने के बाद हमने यहाँ पर आए और ये यहाँ पर फील्ड दिया होता है। इस फील्ड को हम लोग किसी भी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, यह हम जानना चाह रहे हैं। हेलो जी सर, जी सर। ये समय आपने कौन सा यह टेबल खोला हुआ है, या थोड़ा सा इसको थोड़ा बता दें, यहाँ पे हम भी साथ में सीखते रहें। जी सर, ये 2016 है सर जी एक्सेस 2016। ठीक है, हो सकता है मे बी आपके में एक्सेस 2007 या 2013 पड़ा हो। सर, हमारा 2010 है। 2010 है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप क्रिएट ऑप्शन में ही जाइए, क्रिएट ऑप्शन में ही आपको टेबल मिल जाएगा। ठीक सर, ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, आप क्रिएट ऑप्शन में जाइए, वहां पर टेबल में जाइए। टेबल क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप ऊपर एक सेव का ऑप्शन है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो आपसे टेबल की नेमिंग के लिए पूछेगा आपसे। देन आप टेबल को नेम कर सकते हैं।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देन हम आते हैं नेम पे, जो स्टूडेंट्स का नेम है उस पे आते हैं। सर आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। आपके निशा मैम, नेटवर्क एंड पर प्रॉब्लम होगी। नहीं, आवाज रितेश सर, बहुत आपकी क्लियर आवाज है भी clear और है। वो भी क्लियर है। स्क्रीन भी विजिबल है। आवाज सर नहीं आ रही आपकी। सर अलाउद्दीन आवाज सर, आप बिल्कुल प्लीज क्लियर अपना है। नेट चेक करिए। सर की आवाज बहुत बिल्कुल स्लो क्लियर आवाज आ है। सर अपना माइक चेक करिए, आप हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर मैं अभी तक क्लियर हूँ और स्क्रीन भी विजिबल है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 सिस्टम्स ऑन कर रखे हैं और मुझे स्क्रीन और मेरी वॉइस शायद मुझे क्लियर सुन रही है। मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो कुछ। डिवाइस सर चेक कर लीजिए, हो सकता है हेडफोन में प्रॉब्लम भी होती कई बार, या फिर अगर आप डायरेक्ट सुन रहे हैं तो ऑडियो को आप डिवाइस से स्पीकर मोड पे डाल दीजिए, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऋतिक सर प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ। मैंने पहले नेम लिया है, फिर फादर नेम लिया है, फिर उसके बाद मदर नेम लिया हुआ है। एंड वन थिंग मोर कि हम कभी भी कोई फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने फादर नेम लिया हुआ है और फादर नेम में मैंने क्या किया हुआ है कि बीच में किसी भी तरीके का कोई स्पेस नहीं लिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ है कि ये इस फील्ड का ही जनरेशन है कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो हमसे बार बार ये चीज़ क्वेरी करेगा कि हमने जो चीज़ें उसमें दी हुई हैं वो हमें कैसे लेनी है। अगर हमें स्पेस देना है तो बार बार वो टेक्स्ट एक लिख के आएगा, एक मैसेज शो होगा, हमें उस पर ओके करना होगा। तो यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, देन हमारा आता है DOB। DOB को हम क्या करेंगे, क्योंकि DOB डेट एंड टाइम में होता है तो हम एज अ डेट एंड टाइम सेट करेंगे। उसके बाद है DOE यानी कि डेट ऑफ एनरोलमेंट, इसको भी एज अ डेट एंड टाइम क्रिएट करेंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर हम दे सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें तो वो चीज़ें पता है बट सामने वाले को वो चीज़ें नहीं पता हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, राइट। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कैटेगरी। कैटेगरी भी हम शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं, जैसा भी हो। हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे तो दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि वो जब अभी हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे देन उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का मीन्स क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। कैटेगरी के बाद जो आजकल सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है सभी स्कूल्स में, वो है स्टूडेंट्स का आधार नंबर। वो भी हमने एक शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया है। एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, और इसे भी हमने क्या किया है, शॉर्ट टेक्स्ट में ले लिया है। देन ये हमारा एक पूरा फील्ड क्रिएट हो गया है। जैसे ही हम इसको व्यू करेंगे, देखिए हम यहाँ पर व्यू पर जाएंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक व्यू दे रहा है डेटा शीट व्यू, ठीक है। यहाँ पर एक व्यू दे रहा है डेटा शीट व्यू। जैसे ही डेटा शीट पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कि यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, यस और नो। यस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारी पूरी फील्ड बन के आ गई है। सभी को दिख रहा है ये? सर। देन इसके बाद क्या होता है कि मुझे यहाँ पर एक कंटेंट चाहिए। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा अमित। ये देखिए उसने सीरियल नंबर ऑटोमेटिक ले रखा है, क्योंकि हमने सीरियल नंबर जब लिया था तो हमने वहाँ पर ऑटो नंबर लगा रखा था, इसीलिए उसने हमको सीरियल नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम कोई नाम फीड करते हैं, उसका पूरा उस बच्चे का डेटा फीड करेंगे, वैसे ही वो अपने आप सारी चीज़ें ले लेगा। अमित, देन फादर नेम अमित, अमिता। DOB के केस में यहाँ पर आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए 13, 9, 15 और इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए आ गया 13/9/2015। डेट ऑफ एनरोलमेंट की उस बच्चे ने कब आपके स्कूल में एनरोलमेंट लिया हुआ है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फील्ड बना रखी है 21, 19, 5, 2015।
20 5 20 और जैसे हमने स्क्वायर किया ये देखिए 19/5 2020 अपने आप ले रहा है। कैटेगरी में हमने डाल दिया ओबीसी, आधार नंबर में हमने डाल दिया 20 डिजिट्स का हमारा आधार नंबर हो गया और देन मोबाइल नंबर हमारा हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से हमने क्या किया हुआ है, सारी फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर देख रहे थे। पहले हमने इसको सेव कर लिया है। अब मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि ऊपर मैंने कैसे इसी तरीके से फील्ड क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, क्या सभी को विजिबल हो रहा है ये? यस सर। जी सर। ठीक है सर। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को डेटाबेस क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वन मोर थिंग मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक डेटा ये क्रिएट किया हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं इस वाले डेटाबेस में, दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। एक होता है आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है एंड मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। कभी कभी जल्दबाजी में ये हो जाता है कि आधार नंबर 13 या 11 डिजिट्स का रह जाता है या मोबाइल नंबर 11 या 9 डिजिट्स का हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम लोग बैक चलेंगे अपने मेन जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे थे डेटा पे। ये देखिए हम लोग यहीं पर थे और यहाँ से हमें जाना है व्यूज़ में। व्यूज़ में जाने के बाद हमें जाना है डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम अपने आधार नंबर के फॉर्मेट पे जाते हैं। आधार नंबर के फॉर्मेट में नीचे जो लिखा हुआ है फील्ड प्रॉपर्टीज़, आप वहाँ देखिए और वहाँ पर एक लिखा हुआ है जी, ये देखिए, ये जहाँ हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट पे आते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में ही सबसे नीचे दिया हुआ है लुकअप विजार्ड। प्लीज क्लिक ऑन इट। लुकअप विजार्ड में हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें कुछ चीज़ों की वैल्यूज देखनी है। जी एक सेकंड सर रुकिएगा। जी हाँ, ये रहा, ये लुकअप विजार्ड फॉर कैटेगरी। यस सर। जी सर, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। कैटेगरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड में जाएंगे। लुकअप विजार्ड के बाद आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, एंड देन जो हम लोग वहाँ पर फीड करते हैं, जैसे कि कुछ लोग जनरल के हैं, ओबीसी हैं, इनका डेटा कभी कभी हमें क्या होता है कि अलग अलग उसमें चाहिए होता है, पूछा जाता है कि आपके यहाँ क्या कैसी इन्फॉर्मेशन है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने टाइप किया जनरल, देन ओबीसी, देन एससी। ये हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली, इसको नेक्स्ट किया। कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कैटेगरी जैसा भी ये कुछ है उसको फिनिश किया। जैसे इसको फिनिश किया तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, अब हमें जाना है व्यूज़ पे। अगेन हम व्यूज़ पे जाते हैं। व्यूज़ पे जाने के बाद डेटा शीट व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर सेव करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसको सेव कर देंगे। सेव करने पे हम देखते हैं कि जो हमारी कैटेगरी है उसमें आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये सब पूरा दे रहा है। हमें जो भी कैटेगरी उसकी सेलेक्ट करनी है वो हम उसको उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम फील्ड फॉर रेस्ट्रिक्शंस फॉर आधार एंड मोबाइल नंबर, हमें फिर से डिज़ाइन व्यू में जाना है और हमसे ये गलतियाँ ना हो कि किसी बच्चे का आधार नंबर या मोबाइल नंबर गलत हो जाए, इसके लिए हमें उसके फील्ड चेंज करने हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे इनपुट मास्क। इनपुट मास्क के अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही फील्ड क्रिएट किया हुआ है आधार नंबर का। ठीक है, अगर आप लोगों को फील्ड क्रिएट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एडिट लिस्ट में जाएंगे। एडिट लिस्ट में जाने के बाद ये जो एरो दिख रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे तो देखिए मैंने क्योंकि फ़ोन नंबर का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ इसलिए शो कर रहा है। आप लोग को ब्लैंक रिकॉर्ड में जाना है जहाँ से वो ब्लैंक हो जाए।
जब वो ब्लैंक हो जाए तो वहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है आप उसको फीड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये दोबारा से ले रहा हूँ, बट मैं इसको सेव नहीं करूँगा। आधार नंबर, देन इनपुट मास्क में उसका प्रोसीजर बताना है कि आपको कैसे रखना है। जैसे कि क्योंकि 12 डिजिट का होता है तो इसलिए 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4। दैट मीन्स आपसे कभी ये मिस्टेक नहीं होगी कि आप 12 डिजिट का नंबर है तो उसको 11 या 13 में ले जा पाएंगे। उसके बाद क्या है, हमें उसमें सैम्पल डाटा दिखाना है कि हम जो चीज़ फीड कर रहे हैं उसको कैसे फीड करना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। तो यहाँ पर हमने इसका सैंपल दिखा दिया है कि हमें इस सैंपल में चाहिए। देन उसके बाद क्या है कि जब भी हम इसको क्लोज करेंगे तो वो फील्ड हमारा वहाँ जाकर सेव हो जाएगा। बट मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मैं आधार जो है वो पहले से ही क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया है। देन मैंने यहाँ से आधार नंबर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट, और वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे किस तरीके के सिंबल्स में चाहिए। मुझे 12 डिजिट कंटिन्यू चाहिए और 12 डिजिट 4 डिजिट बैचेस में चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मुझे 4 डिजिट की बैचेस में चाहिए। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। ये देखिए जहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ फील्ड प्रॉपर्टीज आ रहा था उसमें इनपुट मास्क में अब आपको आधार नंबर के सामने 12 डिजिट्स का एक पूरा नंबर जो है वो शो हो रहा है। शो हो रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. Your screen is visible. आफ्टर दैट ये मोबाइल नंबर का सेक्शन है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर के लिए भी हमें वही चीज़ें करनी है। हमें इनपुट मास्क में जाना है जो हमारा फील्ड प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड 3 डॉट दिए हुए हैं उस पर क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि मस्ट सेव टेबल फर्स्ट, क्योंकि हमने अभी तक जो भी चीज़ें जो भी उसमें लगाया हुआ है अभी तक हमने उसको सेव नहीं किया हुआ, तो हम लोग इस पर यस करेंगे सेव। आफ्टर दैट ये चीज़ें खुल जाएंगी। सेम आधार नंबर की तरह ही हमें फ़ोन नंबर के लिए भी सेम चीज़ क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर क्रिएट कर रखा है, मैं फ़ोन नंबर पर जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, देन अगेन नेक्स्ट। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि फ़ोन नंबर कंटिन्यू वे में चाहिए या 5 के बैचेस में चाहिए आपको। तो मैंने 5 के बैचेस में ले रखा है, इसलिए उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर में भी कई चीज़ें आ गई हैं। देन हमने इसको सेव किया और सेव करने हमें जाना है व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद हमें जाना है डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं रोहित हीरा। डीओबी पे हम आ गए हैं, तो डीओबी हमने यहाँ पर कर ली। डेट ऑफ एनरोलमेंट हमने कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कैटेगरी में एक लूप जो लगाया हुआ था उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये जेंडर। देन बारी आती है आधार नंबर की। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक फील्ड है, हमने इसमें आधार नंबर फिल करना स्टार्ट किया। जी 2019 में आया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पहले से शीट बना रखी है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एक नया कंटेंट फीड करते हैं जो भी तक हम फीड कर रहे थे। रोहित
अंदर जो है सारे क्लास जो है उनको जब तक ऐसा समय निकाल एकदम नेशन बैठा रहो सामने पूरी जो है बात हुई क्योंकि मैंने उसको दूसरी सेटिंग में कर रखा है इसलिए वो वैसा दिखा रहा है। हम लोग वहीं से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, हमने इसको जनरल में लिया। यहाँ पर मैंने एक ऑक्यूपेशन का बनाया हुआ है कि वो क्या करते हैं उनके पेरेंट्स, हमने लेबर ले लिया। देन बात आती है आधार नंबर की। तो ये देखिए जैसे मैंने लिया वो 12 डिजिट्स के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक सिक्योरिटी फीचर लगाया हुआ है कि 12 के बाद कोई डिजिट नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद हमने मोबाइल नंबर डाला इसमें। तो देखिए 10 के बाद कोई भी डिजिट्स वो कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक लॉजिक लगा रखा है कि वो आधार नंबर है तो 12 डिजिट्स लेगा और मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट्स लेगा। इसलिए उसके बाद से उसने कोई भी क्वेरी नहीं ली हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि अभी तक तो हमने ये चीज़ें बहुत ही ईजिली एक टेबल फॉर्म में क्रिएट कर ली। बस इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बना सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है लाइक, इसको राइट क्लिक करके ओपन किया मैंने। ये देखिए आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद कि हमें ये कैसे बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना है फॉर्म पे। फॉर्म पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है और ये पूरी टेबल हमें दिखाएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पर जाना है और ओके करना है। अब जब भी हमें इसमें कोई चीज़ एडिट करनी है तो हमें व्यू में नहीं बल्कि लेआउट व्यू में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं। फॉर्म क्या एक लेआउट है, उस लेआउट में जाकर ही हम उसमें कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया। अब हम इसमें कोई भी डिटेल भर सकते हैं नेक्स्ट, जैसे कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर मदर्स नेम डालना है। फिर हमें अपना DOB भरना है। देन हमें डेट ऑफ एनरोलमेंट भरना है कि हमने कब प्रवेश लिया हुआ है। कैटेगरी भरनी है, तो कैटेगरी के हम फिर से वही चीज़ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें, ऑक्यूपेशन में हमें जो भी सिलेक्ट करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर की बात आई तो हमें फिर वैसे ही 12 डिजिट्स कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 12 डिजिट से आगे नहीं जाएगा तो गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है। देन मोबाइल नंबर के लिए हमने फिर वैसे 10 डिजिट्स हो गया। अब इसको जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे, ये एक बोलेगा कि स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने इसका नाम पहले से दे रखा है स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म। तो यहाँ कुछ भी दिखाता है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, स्टूडेंट एनरोल फॉर्म। ओके, देखिए जैसे मैंने किया, ये देखिए आपका चेंज हो गया, एक नया फॉर्म बन के यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर हूँ, इसको मैंने सेव किया, व्यूज़ में गया, जो हमारा डेटा बेस था वहाँ पर गया, वहाँ पर डिज़ाइन व्यू में गया। डिज़ाइन व्यू हमें बोलेगा इसको सेव करने के लिए, हमने यस किया और जैसे डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद हम दोबारा से
अपनी डेटा शीट व्यू पर जाएंगे, वो देखिए 14 नंबर पे हमारा डेटा ऐड हो गया है। ये पूरा डेटा हमारा 14 नंबर पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया है पूरा। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म से किसी भी चीज़ की एंट्री कर सकते हैं। देन अगर हमें जो हमारा फॉर्म था यहाँ पर एक सिंपल वे में दिख रहा था कि ये एक नॉर्मल फॉर्म है, अगर हमें इसे इंटरेक्टिव बनाना है तो इंटरेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें जाना है फॉर्म विजार्ड पे। फॉर्म विजार्ड पे जाना है, फॉर्म विजार्ड पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टेबल शो हो रही हैं, सीरियल नंबर, नेम, मदर नेम, फादर नेम, DOB। अगर हमें सारे चीज़ें रखनी है अपने फॉर्म में तो हमें एरो पे कर देना है, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगी और सबमिट हो जाएंगी। बट जैसे हमें क्या करना है कि हमें सीरियल नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमें सीरियल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेम पे क्लिक करिए, हमें चाहिए नेम से स्टार्ट हो, तो हमने इसको दबा दिया, ठीक है। हम नेम वाला फील्ड लेना चाह रहे हैं, फादर नेम का फील्ड लेना चाह रहे हैं, मदर नेम का फील्ड लेना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड कैटेगरी और बाकी सब फील्ड छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारा फॉर्म ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। दैट मीन्स हम जो भी फील्ड अपने फॉर्म में लेना चाह रहे हैं हम उनको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो देन नेक्स्ट फॉर्म में सीधा पहुँच जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि हमें सारी फील्ड लेनी है, क्योंकि एज अ टीचर हम लोग को एक स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें उसका SR नंबर भी चाहिए होता है, उनके फादर्स और गार्जियंस क्या करते हैं वो भी चाहिए होता है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। तो हमने इसको सारी फील्ड उधर कर दिया और फिर एक साथ सारी फील्ड को अपने फॉर्म में ले आए। देन हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ फॉर्म दिए हैं, ये कॉलम फॉर्म में दिया है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया है, डेटा शीट व्यू में दिया है, जस्टिफाइड में दिया हुआ है। तो आप जिस भी तरीके से चाहते हैं इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉलमनर में लिया हुआ है, तो मैंने इसको कॉलमनर में लिया हुआ है। नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका नेम देना है कि हमें क्या नेम चाहिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसका एनरोलमेंट डेटा, मैंने क्या किया हुआ, इसका एक नेम कर दिया कि स्टूडेंट एनरोलमेंट डेटा, और मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन पे टिक कर दिया है। देन फिनिश। ये देखिए आपका एक फॉर्म यहाँ पर खुल के आ गया है। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए या बड़ा कर लीजिए, जैसा कि हम लोग एक्सेल वगैरह में करते थे हमेशा, सेम वही चीज़ है। ये देखिए आपका पूरा फील्ड आ रहा है। अगर नीचे कुछ प्रॉब्लम हो तो ये देखिए यहाँ पर एक आपका फॉर्म फुटर लगा हुआ है। फॉर्म फुटर को भी आप एक्सेल की तरह ही उसको थोड़ा नीचे खींच लाइए पहले, तो पहले पूरा फॉर्म नीचे खींच जाएगा एंड देन हमारा जो फुटर है उस फुटर को भी आप नीचे लेके आ जाइए, जिससे कि हमें ज़्यादा फील्ड यहाँ पर मिल सके। सो आई थिंक यहाँ पर आपको सारा फील्ड क्लियर हो रहा है और सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये हमारा एक स्टूडेंट फॉर्म हो गया। देन मैंने जो इसमें कलर्स फिल करना है, देखना है कि मुझे हमारा एरो इस तरीके से रहे और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए हमें पूरा फील्ड कैप्चर करना है। लेफ़्ट क्लिक को दबाते हुए हमें पूरा फील्ड इस तरीके से कैप्चर करना है। जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक छोड़ूंगा ये चीज़ें येलो हो जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करना है एंड देन फिल और बैक कलर, इस ऑप्शन पे जाना है हमें। फिल एंड बैक कलर के बाद हमें कोई भी कलर चूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइट ग्रीन ले लिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए फील्ड हमारा लाइट ग्रीन हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या देखना है कि हमें सीरियल नंबर, ये वाला जो कॉलम है इसको कैसे लेना है। अगेन लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे, पूरी की पूरी फील्ड लेंगे। फील्ड लेने के बाद जैसे ही ये येलो होता है यहाँ पर राइट क्लिक, देन अगेन फिल और बैक कलर, और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसे डार्क ग्रीन कलर से ले लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये एक चीज़ क्रिएट हो गई। इसको लेने के बाद अब अगर हमें देखना है कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली व्यू पे जाना है और फॉर्म व्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल के आ रहा है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा।
कि हमारा फॉर्म इस तरीके से खुल के आ रहा है। अगेन हम लोग जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे गए, हमें चाहिए कि हमें अपना ये जो एनरोलमेंट डेटा है इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो हमें चेंज करना है। और इसको उठा के बीच में पेस्ट करना है। तो ये देखिए, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा बीच में आ गया है। बीच में आने के बाद हम फिर से देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखिए हमारा है स्टूडेंट एनरोलमेंट डेटा जो है वो हमारा एक फॉर्म जो है ये यहाँ पर खुल के आ गया है। फॉर्म खोलने के बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद ये तो एक तरीका हो गया कि हमारा डेटा कैसे उसमें फीड होना है। हम जैसे जैसे इसमें जो भी चीज़ें फीड करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, पूरी रिकॉर्ड दिखाएगा आपको कि आपने कैसे कैसे सारी चीज़ें फीड की हुई हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी अपना नया डेटा फीड कर सकते हैं। जैसे फादर्स नेम में आ जाएंगे तो मदर्स नेम में, DOB में आएंगे तो ये बाद DOE में जाना है तो हमारी चीज़ हो जाएगी देन अगेन कैटेगरी में हमें सेलेक्ट करना है। हमने ये सेलेक्ट किया। ऑक्यूपेशन में क्या है ये सेलेक्ट किया। आधार नंबर में जस्ट वही सारी चीज़ें 12 डिजिट्स। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर की बात आती है तो वही मोबाइल नंबर। देन यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद एनरोल डेटा के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यस करेंगे और उसके बाद जैसे ही ये हमारा डेटा शीट व्यू में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो फील्ड क्रिएट किया हुआ था वो फील्ड आ गया है। अनुभव, ये पूरा फील्ड जो हमने क्रिएट किया हुआ था वो वहाँ पर आ गया है। ठीक है। देन इसके बाद क्या है, जो लास्ट सेक्शन हमारा आता है कि हम लोग सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, बट स्कूल टाइम में हम लोगों से कभी कभी मांगा जाता है कि कैटेगरी वाइज हमें स्कूल छांट के देने होते हैं कि कैसे क्या है, कि OBC के कितने कैंडिडेट्स हैं, जनरल के कितने कैंडिडेट्स हैं, SC कितने, ST कितने हैं। या फिर ये हो जाता है कि हमें उनके नाम वाइज क्रिएट करना है। या आजकल जो चल रहा है उसमें ये हो जाता है कि जो हम लोग आजकल MDM के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए हम MDM का जो पैसा जाना होता है स्टूडेंट्स के खातों में, उसके लिए भी हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड्स चेंज कर देंगे। जैसे उन फील्ड्स को चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें बैंक का नेम डाल लेंगे। बैंक का नेम डालने से ये हो जाएगा कि जैसे कोई एक स्टेट बैंक का हो गया, एक OBC बैंक का हो गया, एक HDFC का हो गया और यूनियन बैंक का हो गया, तो कुछ 4-5 बैंक होंगे। उन बैंक के वाइज उनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं जाके वो सिमिलर बैंक्स में खाते होते हैं, तो उनको हमें कैसे अलग करना है। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसको हमको कैसे छांटना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हमें क्या करना है कि क्वेरी विज़ार्ड पे क्लिक करना है। क्वेरी विज़ार्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड, क्रॉस टेबल, फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। तो हमको क्या करना है कि एक सिंपल क्वेरी का यूज़ करना है जिससे हमें सारी चीज़ें पता चल जाएँ। तो यहाँ पर हम जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये सारी क्वेरीज़ के लिए पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ पे क्वेरी चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम लोग उसको किस तरीके से छांट सकते हैं, या हमें उस चीज़ों का पता हो। अगर हमें सिर्फ एक ही फील्ड लेना है, जैसे कि मैं यहाँ इनको कैटेगरी से छांट सकता हूँ कि
हम लोगों से डेटा लिया जाता है कि कितने जनरल कैंडिडेट्स हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। तो मैं सिर्फ एक अकेला कैटेगरी से भी इनको कैटेगराइज या इनको छांट सकता हूँ या अलग कर सकता हूँ, बाइफरकेट कर सकता हूँ, उनका अलग अलग नंबर बता सकता हूँ। बट हमें क्या करना है कि हमें सारे फील्ड्स लेके चलने हैं जिससे कि हम उनको सीख पाएँ कि तरीका क्या है इन चीज़ों को लगाने का। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे फील्ड्स अपने ले लेते हैं, देन उसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट डेटा क्वेरी। इसको हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट कैटेगरी वाइज डेटा। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन कर दिया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक आ गया है स्टूडेंट कैटेगरी वाइज डेटा क्वेरी। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है और इसका हमें एक नीचे जो है एक शो हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए सारा फील्ड हमें शो हो रहा है कि हमें क्या क्या फील्ड मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है कि हमको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना था कि हमें कैसे उन चीज़ों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी टेबल से सिर्फ जनरल के कैंडिडेट हमें चाहिए कि जनरल के कितने कैंडिडेट हैं, हमें उनका नंबर चाहिए और उनके नाम और पूरा डेटा चाहिए उनका। तो हमें क्या करना है, सिंपल ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है इस क्राइटेरिया पे एकदम सीधी रोज़ में जाके कैटेगरी के नीचे आना है, वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर हमें जैसा हमने उसमें जनरल को रेफरेंस दिया हुआ है GEN करने के बाद हमें इस पर स्टार पेस्ट करना है या स्टार प्रेस करना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हमें क्राइटेरिया में आना है, उसी क्राइटेरिया की रो पे जाना है और कैटेगरी कॉलम पर आके जैसा हमने इसको अपनी टेबल में दिखाया हुआ है जनरल के लिए GEN टाइप करना है, देन हमें स्टार टैप करना है। स्टार टाइप करने के बाद हमें दबाना है टैब। जैसे ही हम यहाँ टैब दबाएंगे तो टैब दबाने के बाद ये आता है लाइक जनरल, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होगा लाइक जनरल। और लाइक जनरल करने के बाद जैसे ही हम अपने टूल बार पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रन कमांड दिख रहा है। ये देखिए होम के नीचे एक रन कमांड दिख रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोगों को दिख रहा होगा। इस रन कमांड को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए जनरल के हमारे पास जितने भी कैंडिडेट थे उनका एक डेटा हमारे सामने खुलकर आ गया है। सभी लोगों को शो हो रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है इतना? निशा मैम, क्या मेरी आवाज़ जा रही है? यस सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मैम, ओके। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर से उन 15 मेंबर्स में से कितने लोग थे जिनका रिकॉर्ड देखना है, तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 1 of 4। दैट मीन्स 15 में से 4 लोग ऐसे थे जो कि जनरल के कैंडिडेट हैं और उनका पूरा डेटा जो है हमारे सामने खुलकर आ गया हुआ है। सिमिलरली क्या है कि अगेन हम फिर से अपने डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे। डिज़ाइन के ऊपर जाने के बाद हमें ये देखना है कि हमें स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके ऑक्यूपेशन वाइज, या मैंने मान लिया कि उनके नेम वाइज सेलेक्ट करना है। नेम वाइज में हमें क्या देखना है कि फिर से क्राइटेरिया पे गया, क्लिक किया और हमें देखना है कि ए नाम से कितने स्टूडेंट्स जो हैं हमारी लिस्ट में हैं। तो हमने पहले ए प्रेस किया, देन स्टार प्रेस किया,
और टैब दबाया। टैब दबाते ही आप देख रहे हैं कि लाइक ए स्टार आ गया हुआ है, बट उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमने कैटेगरी के लिए जो भी हमने चीज़ लगाई हुई थी, जो भी हमने क्वेरी लगाई हुई थी, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारी क्वेरी रन नहीं करेगी। क्वेरी रन न करने पर फिर आपको डिज़ायर्ड जो भी रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमने कैटेगरी को वहाँ से हटा दिया है उसके क्वेरी, और नेम की क्वेरी लगाते हुए उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें ए नाम से जितने भी स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के वो चाहिए। तो मैंने ए प्रेस किया, उसके बाद स्टार प्रेस किया एंड देन टैब। तो यहाँ पर लाइक ए आ गया है, और इसको फिर से होम के पास जो हमारा रन कमांड है उस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये रन क्लिक करते ही ये देखिए हमारे पास, क्योंकि ए नाम से एक ही कैंडिडेट थे, तो देखिए उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पर बता दिया गया है कि उससे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा डेटा क्रिएट हो गया है। डेटा को क्रिएट करने के बाद उसमें कैसे फील्ड सेट करने हैं, फील्ड सेट करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या एहतियात बरतनी है, जैसे कि मैंने बताया कि आधार और मोबाइल नंबर का, कि उसमें कभी कभी क्या होता है कि डिजिट्स कम रह जाती हैं, तो बाद में हमें उन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि हमें वो कैसे फाइंड हो, या हम बच्चों के पेरेंट्स से वो चीज़ें दोबारा सही टाइम पर नहीं मंगा पाते हैं। तो उन चीज़ों की कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल नंबर या अगर कोई गलत हो जाता है तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों को मोबाइल नंबर याद नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि उनके घर में कांटेक्ट कैसे किए जाएँ। तो उसके लिए भी हमने एक फील्ड को सेट कर दिया है कि 9 या 10 डिजिट्स, 9 या 11 डिजिट्स का वो चीज़ें ना हो, ना ही आधार नंबर में वो चीज़ें गलती हो। तो उसके लिए हमने फील्ड को सेट करना सीख लिया है। फील्ड सेट करने के बाद हमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो हमने सीखा है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सिंपल फॉर्म से कैसे एंट्री करनी है आज हमने वो सीखा। फॉर्म को और भी अधिक इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने उसमें कलरिंग और कैसे अलग अलग डिज़ाइनिंग का था वो सीखा है। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद हमें क्वेरीज़ कैसे लगानी है कि हमें डिज़ायर्ड कुछ एक्शंस चाहिए, जो भी हमने टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, जो कि 15 स्टूडेंट्स की आपको टेबल शो हो रही है। बट हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल्स में 100, 150, 250, 300 बच्चे भी होते हैं, जहाँ पर हमें डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट होता है वो कभी कभी अप्रोप्रिएट टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो उस समय यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हो जाती हैं कि हमारे पास एक्सेस पे सारा हमारा डेटाबेस क्रिएट है। उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसका टोटल पूरा सारी चीज़ें चाहिए। सारी चीज़ें लेने के बाद हम उनको कैसे ट्रैफिकेट कर रहे हैं, कैसे क्वेरी लगा रहे हैं, उस क्वेरी को लगाना सीखा। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आई हों, वो यहाँ पर मैसेज करिए। निशा मैम, शिवाली मैम एंड अनुपम सर, जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं 27, सभी लोग जो भी क्वेरीज होंगी आपका उसका समस्या का पूरा समाधान करेंगे। और कभी भी अगर आपके पास हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 10 to 5 में। तो निशा मैम, मैं समझता हूँ कि आज के सेशन के लिए इतना हो गया है, और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो 1 by 1 करके पूछ सकता है। Yes, thank you, Ritik sir.